एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय है। आज की इस वीडियो में हम न्यूज से जुड़े विविध खबरों पर बात करेंगे। आज की मुख्य खबरों में पैरा ओलंपिक 2024, भूमि सुधार, संसद की बदलती तस्वीर, संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अंत में हम भारत और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी बात करेंगे। आज की हमारी पहली खबर पैरा ओलंपिक से जुड़ी हुई है। पैरा ओलंपिक दिव्यांगों के लिए कराया जाता है, जिसमें भारत 29 पदक प्राप्त कर 18वें पायदान पर अपना स्थान बनाए हुए है, जिसमें उसने 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक, 13 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ चीन 214, ब्रिटेन 124, यूएसए 104 पदक प्राप्त कर पहले, दूसरे एवं तीसरे पायदान पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर हमारी भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। कृषि क्षेत्र में कुल जीडीपी का 16 से 70% अंश होता है, जिसमें रोजगार मुहैया कराने में 45% का योगदान देती है, जिससे मुख्यतः दो चुनौतियां सामने आती है: प्रच्छन्न बेरोजगारी और भूमि का घटता क्रम। दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? यदि किसी खेत में 1 हेक्टेयर के खेत में 3 श्रमिक काम कर रहे हैं और 10 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, उसी 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 श्रमिक कार्य करने लगे और उत्पादन 10 क्विंटल ही प्राप्त हो, तो दो अतिरिक्त श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। दोस्तों, 1971 के सर्वे में भारत में प्रति किसान 2.28 हेक्टेयर औसत भूमि थी, जो कि 2015 में घट करके 1.08 हेक्टेयर भूमि रह गई है। साथ ही साथ दोस्तों, लगभग 86% किसान लघु एवं सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं, जिनके पास महज 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि बची हुई है, जिसकी मुख्य चुनौतियों में भूमि का अवखंडन, उद्यमिता का अभाव, डिजिटलीकरण का अभाव, न्यायिक प्रक्रिया में देरी मुख्य कारण हो सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में देरी का मतलब है लगभग वर्तमान में 57.15 लाख मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, जिसमें से महज भूमि से जुड़े हुए 70% दीवानी मुकदमे भी लंबित पड़े हुए हैं। अगली खबर हमारी संसद की बदलती तस्वीर से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा यह कहा गया है कि ना चौरचारम, ना राजहारम, ना भ्रातभाज्यम, ना च भारकारी, व्यय कृत्य वर्धते च नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। दोस्तों, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में भी उन्होंने जिक्र किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। पुरानी शिक्षा पद्धति तथा न्यू शिक्षा पद्धति के मॉडल के संबंध में भी हम आगे जानेंगे। पुरानी शिक्षा पद्धति 10+2 मॉडल पर आधारित है, जिसमें से प्रारंभिक 1 से 10 तक की शिक्षा प्राथमिक व 11 और 12वीं की शिक्षा सेकेंडरी के अंतर्गत आती है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 के मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें से प्रारंभिक 5 वर्ष में 3 वर्ष आंगनबाड़ी जैसे शिक्षा संस्थानों में, 2 वर्ष प्राथमिक शिक्षा संस्थानों में ये फाउंडेशन वैल्यूज या फाउंडेशन स्टेज होगी, अगले 3 वर्ष हमारी प्राइमरी स्टेज होगी, अगले 3 वर्ष मिडिल स्टेज होगी तथा अगले 4 वर्ष जिसमें से 10, 9, 10, 11, 12 की शिक्षा प्राप्त करवाई जाएगी, यह सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के चुनाव में महज 80% सांसद शिक्षित व साक्षर हैं, जिसमें से 147 स्नातक, 147 परास्नातक, 34 10वीं पास, 65 12वीं पास, 98 सांसद स्नातक पेशेवर, 28 सांसद पीएचडी धारक, 4 सांसद 8वीं पास, 17 डिप्लोमा धारक, 5वीं पास, 2 सांसद, 1 साक्षर के साथ ही महज 80% सांसद हमारे साक्षर शिक्षित हैं, जिसमें से लगभग 20 से 22% हमारे अभी भी असाक्षर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 के अपने एक डिसीजन में कहा है कि अब महज समय आ गया है कि सांसदों विधायकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय करे। दोस्तों, अगली खबर हमारी यूएन से जुड़ी हुई है। यूएन का 78वां कार्यकाल समाप्त हुआ है, जिसके अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस थे। डेनिस फ्रांसिस ने अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भारत के संबंध में कहा है कि भारतीय लोकतंत्र बहुपक्षवाद का प्रतिबद्ध समर्थक है। भारतीय लोकतंत्र वैश्विक मामलों में अपनी मजबूती बनाए हुए है, साथ ही साथ यूएन में अपनी स्थायी सदस्यता पर भी बात कर रहा है। दोस्तों, अगली खबर हमारी रूस यूक्रेन के बीच सुलह से जुड़ी हुई है, जिसमें से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिक्स के सम्मेलन में भाग लेंगे। अगली खबर हमारी भारत और आबू धाबी से जुड़ी हुई है। आबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नाहयान आज भारतीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे और 2+2 द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोस्तों, अगली खबर हमारे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। समुद्र सतह के तापमान के बढ़ने के साथ ही हमें अनेक समस्याओं के साथ वर्षा की बढ़ती मात्रा भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, अगली खबर हमारी भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी हुई है। हाल ही में भारत बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में हसीना के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया चालू हो रही है। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के साथ फ्लिप फ्लॉप डिप्लोमेसी का सामना कर रहा है।
दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप डिप्लोमेसी क्या होता है, इसके संबंध में आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, जब बांग्लादेश में सत्तारूढ़ी दल अवामी लीग की होती है तो भारत और बांग्लादेश के संबंध प्रगाढ़ मजबूत होते हैं, जबकि विपक्षी पार्टी डीएनपी अपनी सरकार सत्ता बनाती है, अब सरकार में आती है तो भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही साथ 4100 किलोमीटर, ये 4100 किलोमीटर की भारत और बांग्लादेश की सीमा का विवाद है। दोस्तों, 1971 के बाद के युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, जिसमें 4100 किलोमीटर की सीमा विवाद है, जिसे संविधान संशोधन के द्वारा सही करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ तीस्ता नदी का जल विवाद के साथ साथ महज 54 नदियों का विवाद भी भारत और बांग्लादेश के संबंधों से जुड़ा हुआ है, जिसमें से भारत बेहद उदार हाइड्रो डिप्लोमेसी को अपनाते हुए निचली गंगा के अफवाह तंत्र का लगभग 50% जल बांग्लादेश को देने की बात करता है। साथ ही साथ बांग्लादेश की स्थिति इधर नेपाल, भूटान के साथ ही यहाँ श्रीलंका के साथ भी यह अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। दोस्तों, के साथ हमारे आर्थिक संबंधों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक साझेदार है। साथ ही साथ निर्यात के क्षेत्र में भी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हमारा साझेदार बांग्लादेश ही है। दोस्तों, भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया पर अपने आर्थिक क्षमताओं के विस्तार के लिए बेहद सुनहरा अवसर देख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ये क्षेत्र चीन का है। चीन अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ से बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ जोड़ते हुए भारत को चौतरफा घेरने की कोशिश कर